ब्रेक के बाद हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सोनीपत लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जयसिंह ठेकेदार जी के साथ। जयसिंह जी, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आपके इलाके के सांसद का अब तक का काम कैसा रहा है इस इलाके के लिए? सोनीपत इलाके के लिए और जींद इलाके के लिए सीएम साहब ने कोई कार्य नहीं किया। आप सोनीपत, गन्नौर, खरखोदा, गोहाना और स्पीदों, जींद और ये जो हल्का इसमें पड़ता है सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनमें आज भी धूल उड़ी हुई है। हर गली में खड़े हैं, हर सड़क पर खड़े हैं, और जो भी कोई बनाया है, जैसे कोई सड़क बनाई है उसमें वो 2 महीने 4 महीने से उसमें कोई मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सर, विपक्ष जो है वो लगातार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप यही लगाते हैं कि जितना भी विकास हुआ, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हुए, वो रोहतक, सोनीपत और झज्जर में ही दे दिए। रोहतक झज्जर में ही दिए, सोनीपत में तो कुछ नहीं किया उन्होंने। सोनीपत में आगे तो एक बात कहते हैं सीएम साहब कि भाई ये मेरा घर है, परंतु हमें तो 9.5 साल में ये नहीं पता लग लिया कि गोहाने में या सोनीपत में कहाँ पर उनका घर है। लोगों को बहकाते हैं, केवल विकास नहीं किए, नौकरी नहीं दी सोनीपत वालों को। नौकरी और विकास किया है रोहतक झज्जर का। रोहतक झज्जर को तो उन्होंने पेरिस बना दिया, और हमारे यहाँ वही धूल उड़ी हुई है सोनीपत में और जींद में। सर, लेकिन बड़े बड़े बिल्डर आए इस इलाके के अंदर, एजुकेशन सिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स और भी हैं जो अभी चल रहे हैं, भूमि अधिग्रहण भी काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर हुआ है। तो किस ढंग से आप कहते हैं, क्या कुछ बातें हैं ऐसी जो आपको लगता है कि इस एरिया का कोई विकास नहीं हुआ? इस कांग्रेस राज में भूमि अधिग्रहण तो कर लिया, परंतु लोगों को भूमि अधिग्रहण के बाद जो रॉयल्टी देनी थी वो कहीं किसी को नहीं दी। जैसे हमारी संस्थाएं कन्या गुरुकुल खानपुर और भगत सिंह फूल सिंह यूनिवर्सिटी जो बनाई है जी, उसकी ज़मीन 300 एकड़ तो ले ली, परंतु आज तक 7-8 साल से उनके कोई रॉयल्टी नहीं दी गई है। इसी ढंग से ना सर्विस दी गई है सोनीपत वालों को। यदि कोई इंडस्ट्री लगी है, कोई संस्था बनी है, उसमें रोहतक झज्जर वालों को ही दी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बनाना चाहता हूँ। जब मैं इस संस्था का जनरल सेक्रेटरी था तो हमने लॉ कॉलेज स्थापित किया था। सीएम हुड्डा बनने के बाद हमने जिस टाइम हम थे, हमने वहाँ लड़कियों की अपॉइंटमेंट की थी, LLM करी लड़कियों की, और उन्होंने एक दिन मैंने पता लगा कि वहाँ 26, 27, 28 साल के रोहतक झज्जर के लड़के, उन लड़कियों को हटा के उनको लेक्चर में लगा दिया। उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, रोहतक झज्जर ही उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सीएम साहब तो रोहतक झज्जर के ही सीएम है। सोनीपत का तो कोई विकास ही नहीं किया, ना नौकरी दी हमें। यदि कोई नौकरी मिली होगी तो हो सकता है पैसे से दी हो। सर, अगर आपकी बात की जाए, जयसिंह ठेकेदार की बात की जाए, तो आप शुरुआत के अंदर कुछ दिनों के लिए हरियाणा विकास पार्टी से भी जुड़े रहे और साथ ही ताऊ देवीलाल के संपर्क में भी थे, लेकिन बाद में आपने वो कंटिन्यू नहीं किया। ऐसा क्या कुछ हुआ? मैं तो देवीलाल के संपर्क में था और बंसीलाल, इन दोनों आदमियों की बहुत कदर करता हूँ। इन दोनों ने हरियाणा के विकास के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। परंतु उसके बाद राजनीति में ऐसा आ गया, जैसे राजनीति में ज़्यादा पैसे की महत्ता रहेगी, कार्य की महत्ता नहीं रही। और इन राजनीतिक पार्टियों ने, जैसे कांग्रेस खासकर वो पार्टी है जो आम वर्कर से काम तो कराती है, परंतु भ्रष्टाचार भी ज़्यादा ही करती है पार्टी। हमने तो पार्टियां छोड़ दी, अपना आराम से अपना समाज सेवा में लग गए, संस्थाओं में लग गए, और गौशाला में काम करने लग गए, और सामाजिक संस्थाओं में हमने अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। राजनीतिक पार्टियां हमने में जाना बंद कर दिया। सर, आपने राजनीतिक पार्टियों में जाना बंद किया, आप अन्ना के आंदोलन से जुड़े, उस वक्त आप इस मुहिम से जुड़े, लेकिन अन्ना हजारे की अगर बात करें, वो तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के खिलाफ थे, फिर आप अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों खड़े? ऐसा है जी, जो उस टाइम पार्लियामेंट में MP थे, पार्लियामेंट में जो बैठे थे आदमी, कांग्रेस और बीजेपी वाले, उन्होंने एक ही बात चैलेंज की कि केजरीवाल जी, अन्ना जी, पार्लियामेंट या विधानसभा ही कानून बनाती है, आप इसमें आइए। अन्ना जी तो एक सामाजिक आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं तो प्रदर्शन और धरनों से ही समाज में सेवा की है, मैंने तो समाज सुधार किया है। परंतु केजरीवाल जी यंग आदमी थे, उन्होंने उनकी चुनौती स्वीकार की और कहा हम राजनीति में आएंगे, और इस देश की आम जनता, आम आदमी जाग चुका है, और वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी और इस देश का आम जनता जाग गया तो सब भ्रष्ट आदमी अंदर होंगे और हम राजनीति में आएंगे और राजनीति जरूर करेंगे। सर, राजनीति की शुरुआत होती है दिल्ली के अंदर। आप लोगों को अल्पमत की बेशक आपकी सरकार बनी, दिल्ली में सरकार बनती है, जिस ढंग से पार्टी ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया,
क्या आपको नहीं लगता कि उससे पहले एक रायशुमारी होनी चाहिए थी, वो एक गलत डिसीजन था? आम आदमी पार्टी का बेस क्या था? आज तक 65 साल से इस देश में गरीबों के लिए कानून तो रहा है, परंतु जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं राजनीति में, उनके कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज इस संसद में देखो आप, पार्लियामेंट में 162 ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं जिनके ऊपर केस हैं, अपहरण के, बलात्कार के, कत्ल के, जो 20-20 साल से चले हुए हैं। और इस पार्टी का एक मकसद था, सबसे बड़ा जो मकसद है, समाज सुधार, भ्रष्टाचार, और वो ये चाहते थे जन लोकपाल के थ्रू वो इन मगरमच्छों पर कंट्रोल करना। परंतु जो बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े आदमी बैठे थे, वो नहीं चाहते थे कि हम कानून के कंट्रोल के अंदर आएं। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार आपकी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा कहते हैं कि उन्होंने बीच का रास्ता कुछ अपनाया नहीं और एकदम से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी का एक ही मकसद था, जन लोकपाल को पास करना। इसीलिए अन्ना जी ने आंदोलन किया था, केजरीवाल जी ने आंदोलन किया था। सत्ता तो लोगों ने सौंप दी, क्योंकि हर गरीब आदमी के दिल में केजरीवाल जी बस चुके थे। परंतु जब जिस मकसद के लिए वो पार्टी बनाई थी, जिस मकसद के लिए वो राजनीति में आए थे, वो मकसद ही पूरा ना हो, तो ये जो केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी है, ये सत्ता के लिए नहीं आई, ये समाज सुधार के लिए आई है। और जो व्यक्ति 65 साल से राजनीति इस देश को लूट रहे हैं, उनका इलाज करने के लिए आई है। सर, अरविंद केजरीवाल ने जो पहली लोकसभा की जो रैली थी वो रोहतक में की। उस रैली के अंदर उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया, बताया कि ये अंबानी का अकाउंट नंबर है, लेकिन ना तो उन्होंने ये बताया कि ये किस बैंक का अकाउंट है, ना ये बताया कौन सी ब्रांच का है। अरविंद केजरीवाल आरोप तो लगाते हैं लेकिन सबूत नहीं देते, ऐसा क्यों है? विपक्ष बार बार ये बात उठाता है। आज तक इस देश में क्या चल रहा है? आज तक जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अंबानी या अडानी, आप देखिए इस देश में उन लोगों को मोदी ने बहुत सस्ती जमीन दी है, अडानी जी को 1 रुपया के उस रेट पे। तो ये जो पॉलिटिशियन है, बीजेपी और कांग्रेस वाले, ये दोनों पार्टियां उन बड़े बड़े बिजनेसमैन की जेब में रहती है और एलिगेशन लगाते हैं। अब जैसे देखिए, उन्होंने एक सवाल किया था राहुल जी से, उनसे कि भाई ये जो बड़ी बड़ी रैली आप कर रहे हो, बड़े बड़े फंक्शन जहाँ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो कहाँ से आते हैं आपके? तो ये सारे पैसे वो अडानी और अंबानी ही देते हैं इन बड़ी बड़ी पार्टियों को। लेकिन सबूत तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। एक अकाउंट नंबर आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं, लेकिन किस बैंक का है, क्यों है, कहाँ है, वो तो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। नहीं, सबूत तो इससे बड़ा क्या होगा? जैसे गैस का मामला था जी, 3.2 बांग्लादेश में सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा रेट है। अब अप्रैल में उसे जस्ट डबल होने लग रहा था। तो इससे बड़ा सबूत क्या है? इससे बड़ा क्या सबूत है कि वो कांग्रेस वाले अंबानी जी के कहने से रेट बताओ हैं? इस देश में आज तक सबसे बड़ी जो बात है, मैं आपको बताता हूँ, गेहूं का कीमत 14 रुपये किलो है, 1400 रुपये क्विंटल, 14 रुपये ही खर्च आता है, सरकार को कोई चिंता नहीं। और नमक है, उस पर 2 रुपये बढ़ाने में खर्च आता है और वो बिकता है 16 रुपये। ये सब क्या चल रहा है इस देश में? आज तक स्वामीनाथन रिपोर्ट जो सरकार नहीं तो बना अपॉइंट की होगी जी, परंतु आज तक उसको लागू नहीं कर रहे। किसानों की चिंता नहीं है, उनको चिंता बड़े बड़े पैसे वालों की, जिनसे वो पार्टी के लिए पैसा लेते हैं, खर्च के लिए पैसा लेते हैं, उन्हीं की चिंता है। सर, मानिए इलाके की जनता अगर आपको एक मौका देती है और आपको सांसद चुना जाता है, सांसद चुने जाते ही सबसे पहली प्राथमिकता जयसिंह ठेकेदार की क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी जी, हर व्यक्ति को सुरक्षा और भ्रष्टाचार, जो समाज में आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पहला मकसद होगा भ्रष्टाचार को दूर करना। जो आम रूटीन में जो काम होते हैं, जैसे तहसील है, थाना है, या और कोई काम है, जहाँ हर ऑफिस में आप जाओ, वहाँ भ्रष्टाचार के सिवाय कोई कुछ नहीं करता। जब तक उनकी पूजा नहीं होती, हम इन इस पूजा को बंद करना है। हर आदमी को नौकरी तनख्वाह मिलती है, तहसीलदार को तनख्वाह मिलती है, एसडीएम को तनख्वाह मिलती है। एसडीएम और तहसीलदार जी हजूरी करते हैं एमएलए एमपीओं की, वो इस पार्टी में नहीं चलेगा। हर काम, हर व्यक्ति की, हर जनता का जो काम जो रूटीन में होने के, वो बगैर सिफारिश होंगे। हरियाणा न्यूज़ से खास बातचीत के लिए जयसिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से किसी और शख्सियत के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मैं हकीकत कादियान, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। हरियाणा न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।